गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन रहेगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री। लेसन फर्स्ट, इतिहास का अर्थ व क्षेत्र। इसका शेष भाग जो बच गया था वो आज के वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो प्रश्न ये था कि इतिहास का अर्थ व परिभाषा हमने अध्ययन किया, इतिहास के क्षेत्र का वर्गीकरण हमने किया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास की अवधारणा। इतिहास का आधार परिवर्तन है। मानव समाज अपने बनने के उपरांत यदि स्थिर रहता तो इतिहास की रचना संभव नहीं थी। समाज एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करता हुआ निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रत्येक युग में अपने से पूर्व के युग के संबंध में एक चिंतन अथवा समझ रही है और यही समझ वास्तव में इतिहास की अवधारणा कही जा सकती है। पशुचारी युग में मानव अपने स्मरणों, स्मृतियों, सूक्तों, मंत्रों को रचता आया है। लेखन की शुरुआत के बाद वह अपने ऐतिहासिक अनुभवों को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित तरीके से वो संकलित करने लगा। यह बात जैसे एक युग पर लागू होती हो, उसी प्रकार विश्व की भी विभिन्न सभ्यताओं पर भी लागू होती है। जैसे प्राचीन यूनान, रोम, भारत, चीन इत्यादि सभ्यताओं में इतिहास की अपनी अपनी अवधारणाएं रही हैं। जो भी अवधारणाएं थी उन अवधारणाओं को हमने दो भागों में विभाजित किया और उनका संक्षेप में हम अध्ययन करेंगे। दो अवधारणाएं थी, पहली थी परंपरागत अवधारणा और दूसरी थी आधुनिक अवधारणा। परंपरागत अवधारणा से हमारा अभिप्राय आधुनिक युग से पूर्व इतिहास की समझ से है। इन अवधारणाओं में मुख्यतः ईश्वरीय और महापुरुषों के कृत्यों पर बल दिया गया है। मुख्यतः राजा, महाराजाओं अथवा वीर पुरुषों को ही इतिहास के नायक बताया गया है। कुछ अवधारणा इस प्रकार से हैं। पहली है चक्रीय अवधारणा, साइक्लिकल कॉन्सेप्ट। ये इतिहास की पहली ज्ञात प्रभावशाली चक्रीय व्याख्या है। इसके अनुसार मानव इतिहास एक चक्र में घूमता हुआ अंत वहीं पर पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। ये इतिहास स्वयं की पुनरावृत्ति है। नाम, तिथि व व्यक्ति बदलते हैं, घटनाओं के कारण, परिणाम व स्वरूप वही रहते हैं। प्राचीन युग में ब्रह्मांड का ज्ञान अपेक्षाकृत काफ़ी सीमित था। उसी के आधार पर एक सोच विकसित हुई। जैसे सूर्य घूमता है, दिन के बाद रात और फिर दिन आता है, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, उसी तरह समाज भी एक पहिए की तरह घूमता हुआ एक युग से दूसरे युग में और अंततः वहीं पहुंच जाता है जहां से वो उस गति शुरू हुई थी। यूनानी, रोमन इतिहास अवधारणा में एशियड का युग चक्र सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसमें 4 युगों की कल्पना की, जिनके नाम रखे गए स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और लौह युग। इसी प्रकार भारत में भी इतिहास चक्र 4 युगों में बांटा गया है। ब्रह्मा द्वारा युग चक्र की सृष्टि होती है और ये युग हैं कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इन हमारे भारतीय दर्शन में युगों का आधार जो था वो नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंड थे। इनमें से प्रत्येक युग अपने पिछले से घटिया बताया गया है। दूसरी अवधारणा ईश्वरीय अवधारणा थी। इस सिद्धांत में मानवीय तथा प्राकृतिक घटनाओं को एक ईश्वरीय इच्छा के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात इतिहास ईश्वर की कृति है। इसमें प्रकृति भौतिक विकास महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मनुष्य तथा ईश्वरीय संबंध महत्वपूर्ण है। ईश्वर इतिहास में प्रधान है, मानवीय कार्य अपने आप में संपूर्ण नहीं है। यह ईश्वरीय इच्छा को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी अवधारणाएं हैं। प्राकृतिक व मानवीय आपदाएं मानवीय पापों का ईश्वरीय दंड है। इसी तरह हिंदू धर्म भी सर्वशक्तिमान भगवान की ही सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है। हम यही मानते हैं। इस्लाम में भी अल्लाह ही सृष्टि का कर्ता और संचालक है। ईसाई जगत की तरह ही इस्लाम और हिंदू धर्म में भी ईश्वरीय अवधारणा के तत्व विद्यमान हैं। इसके बाद प्राचीन भारतीय अवधारणा। सामान्यतः यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय इतिहास में भारतीयों में ऐतिहासिक बोध का अभाव था। वे अपने संस्मरणों एवं लेखन में घटनाओं को क्रमानुसार नहीं लिखते थे। तथ्यपरक विवरण में उनकी रुचि शामिल नहीं थी। वो कल्पित गाथाओं और मिथकों के साथ मिलकर वो अपना इतिहास लिखते थे।
पुराण जिन्हें प्राचीन इतिहास मानते हैं, इसके मुख्य उदाहरण है। प्रश्न उठता है कि भारत में इस प्रकार लेखन क्यों आया। उल्लेखनीय है कि इतिहास लेखन मुख्यतः समाज की तत्कालीन जरूरतों के अनुरूप ही होता रहा है। भारतीय समाज वर्ण जातीय व्यवस्था पर आधारित था। इनमें वर्णाश्रम धर्म यानी प्रत्येक वर्ण और जाति अपना अपना पुश्तैनी व्यवसाय करें पर बल देने की जरूरत थी। अतीत के संस्मरण इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रचे गए और यही घटनाएं तिथि कर्म आधारित विवरण की बजाय परंपरा और विचारों पर बल दिया जाने लगा तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कहानियों मिथकों इत्यादि के माध्यम से संप्रेषित हुए और प्राचीन ग्रंथों का संपादन भी इसी भावना से समय समय पर किया जाता रहा है। इसके बाद आधुनिक विचारधाराएं आई। यूरोप में पुनर्जागरण युग से इतिहास की अवधारणा में बदलाव आने लगा और प्राचीन व मध्ययुगीन ईश्वरपरक दृष्टिकोण के स्थान पर मानव केंद्रित विचारों को प्रधानता मिलने लगी। इस इतिहास में ईश्वरीय इच्छा के स्थान पर मानवीय इच्छा को महत्व दिया जाने लगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें करके विचारों में क्रांति ला दी। देकार्त ने विश्लेषणात्मक पद्धति पर बल दिया और यही पद्धति साहित्य और इतिहास के विचारों विवेचन में प्रयोग की जाने लगी। मार्टिन लूथर ने पुरानी परंपराओं का खंडन करके उन्होंने एक नए युग का एक नए विचार का प्रतिपादन किया। तो इनमें है पहली आधुनिक विचारधाराओं में के कुछ प्रकार हैं इनके। तो पहली प्रकार है प्रगतिवादी अवधारणा। इसमें इस बात पर ये विकासशील अवधारणा है। इसमें इस बात पर बल दिया कि मानव इतिहास चक्रीय न होकर रेखाबद्ध है। इसके अनुसार मानव जाति निरंतर श्रेष्ठतर होती जा रही है एवं प्रगति कर रही है। यह एक कर्मिक और निरंतर प्रक्रिया है, ये जो बिना रुके हुए चलती है और ये दृष्टिकोण व्यावहारिक रूप से सार्वभौमिक है, जिसकी शुरुआत वॉल्टेयर से हुई था। हीगेल व मार्क्स ने इसकी पूर्ण व्याख्या कर दी। दूसरी हीगलवादी अवधारणा थी। ये 19वीं सदी के विलक्षण दार्शनिक हुए। हीगल उन्होंने घटनाओं की खोज व विवरण की बजाय उनमें मूल में निहित कार्य कारण संबंधों पर बल दिया। उन्होंने यानी घटनाएं क्यों घट रही हैं इनके विवेचन का सिद्धांत दिया। हीगल का द्वंद्ववाद, इसे हीगल का द्वंद्ववाद कहते हैं। यह एक गति का सिद्धांत है और इसके 3 पहलू हैं। जब घटनाओं के कारण की बात करेंगे तो इसके 3 पहलू में आते हैं। पहला वाद, प्रतिवाद और संवाद, क्योंकि जब तर्क होता है तभी जाकर के किसी घटना का कारण जान सकते हैं। और उन्होंने मानव इतिहास को विश्व चेतना का प्रभाव बताया। तीसरी विचारधारा ही मार्क्सवादी अवधारणा। कार्ल मार्क्स जो 1818 से 1883 का उनका इतिहास रहा, उनके इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा दी, यानी उनका इतिहास भौतिकवादी नियमों पर था। उन्होंने समाज में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुनिष्ठ नियमों को खोज निकाला। उनका मानना था कि इतिहास मात्र जननायकों के कृत्यों का ही विवरण नहीं है, बल्कि इसके निर्माता स्वयं लोग होते हैं। नहीं, इतिहास विचारों या इच्छाओं से बनता है। इतिहास तो उत्पादन संबंधों और शक्तियों के बीच निहित अंतर्विरोध का परिणाम है, क्योंकि इसी अंतर्विरोध के कारण समाज में वर्ग संघर्ष पैदा होता है और स्वयं संघर्ष की चेतना और विचार पैदा होते हैं। इसलिए उन्होंने मानव इतिहास को वर्ग संग्रह का इतिहास बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास की अवधारणा का स्वरूप सदा एक जैसा नहीं रहा। काल तथा परिस्थितियों में बदलाव के कारण इतिहास अवधारणा में भी बदलाव आते रहे हैं। पहले जहाँ प्राचीन जो परंपरागत अवधारणा थी उसमें जहाँ धर्म और ईश्वरीय तत्व प्रभावी रहे, जबकि आधुनिक काल में मानववाद व भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रभावशाली हुए। इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता मिली। अब प्रश्न आता है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि इतिहास का लेखन अथक मेहनत का काम है, क्योंकि यह कपोल कल्पना नहीं बल्कि मानव जाति ने अपनी विकास यात्रा के दौरान अपने अस्तित्व के अनेक अवशेष छोड़े हैं। ये सभी अवशेष इतिहासकार के लिए कच्चा माल होते हैं। इनमें पत्थर के प्रारंभिक भवन
औजारों से लेकर के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, पहाड़ी गुफा में बनाया गया कोई चित्र, मूर्ति, स्मारक, भवन, सिक्के, पत्थर या धातु पर लिखा कोई अभिलेख या पुस्तकें इत्यादि सभी तरह की सामग्री उसमें शामिल है। इतिहासकार किसी घटना से संबंधित प्राप्त ऐसे समस्त तथ्यों की सावधानी से जांच पड़ताल करता है। वह किसी वक्तव्य या संबंधित तथ्य की प्रामाणिकता को जांचने के लिए अन्य प्रमाणों के साथ उसकी तुलना भी करता है। वैसे देखा जाए तो यह काम एक सतर्क जासूस की तरह होता है। जिस प्रकार एक जासूस मात्र सूचना प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार इतिहासकार भी मात्र अतीत की घटनाओं को कंठस्थ करके संतुष्ट नहीं होता। दोनों ही एकत्रित सूचनाओं के विशेष संदर्भों में विश्लेषण करके सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वे प्राप्त समस्त जानकारियों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जिसमें संबंधित घटना के पहलू स्पष्ट हो उठते हैं। कुछ लेखक इतिहास का दुरुपयोग करते हैं। वो तथ्यों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं जिससे अन्य धर्मों या अन्य जातियों या फिर अन्य राष्ट्रीयता वाले लोगों के विरुद्ध घृणा विद्वेष भड़क उठे। ऐसा इतिहास लेखन तुच्छ राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों से प्रेरित होता है। किसी विशेष घटना से जुड़े तथ्यों को यदि अलग थलग करके प्रस्तुत किया जाए तो इतिहास में कई बार अर्थ का अनर्थ बन जाता है। अतः इतिहासकार या इतिहास का विद्यार्थी तथ्यों शब्दों का अर्थ विशेष संदर्भों में ही समझने का प्रयास करता है। और ये भी सच है कि कभी कभी ईमानदार इतिहासकार लेखक भी पक्षपातों से प्रभावित हो जाता है। इसका कारण वो पृष्ठभूमि है जिसमें उसके विचार बने हैं। यदि उसके विचार जातिवाद या सांप्रदायिक रंग में हैं तो उसके लेखन में भी ये झलक उठते हैं। एक सच्चा इतिहासकार वो होता है जो सभी तरह की संकीर्णताओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, जिसमें मानवता की भावना हो। वह सभी बाधाओं का सामना करते हुए ईमानदारी से सत्य की खोज का निरंतर प्रयास करता है। निरंतर इसलिए क्योंकि इतिहास में विषय शायद ही ऐसे हों जिनके बारे में आगे और अध्ययन नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है तथ्यों की चयन प्रक्रिया। इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार तथ्यों का चुनाव करता है। मानव अतीत से संबंधित समस्त प्रमाणों एवं तथ्यों को किसी पुस्तक में लिखा जाना असंभव है। इसलिए सच्चे इतिहासकारों को भी चयन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। एक इतिहासकार किसी अभिलेखागार जहाँ प्राचीन दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं, में प्राचीन पुस्तकों दस्तावेजों का अध्ययन करता है, उनमें से तथ्यों को नोट करता है, उसे जो महत्वपूर्ण लगते हैं, फिर अन्य स्थानों से मिले तथ्यों के साथ उन्हें जोड़ता है और उनके साथ एक अंतर संबंध बैठाता है और एक इतिहास की पुस्तक की रचना करता है। अर्थात इतिहास उन्हीं तथ्यों द्वारा लिखा जाता है जो इतिहासकार को महत्वपूर्ण लगते हैं। E.H. कौर ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक इतिहास क्या है में ऐसे तथ्यों को ऐतिहासिक तथ्य बताया है। एक इतिहासकार जो तथ्य महत्वहीन लगते हैं उन्हें छोड़ देता है, लेकिन दूसरा इतिहासकार उन्हीं स्रोतों को नए प्रश्नों के साथ उठाता है, उनसे कुछ दूसरे तथ्य महत्वपूर्ण लगते हैं, जिस पर आधारित वह पुस्तक इतिहास की दूसरी पुस्तक लिखता है। इस प्रकार इतिहास अलग अलग दृष्टिकोणों से चयन प्रक्रिया पर आधारित मानव जाति को समझने का एक सतत प्रयास है। अतः पाठक को किसी भी इतिहास की पुस्तक पढ़ते समय यह अवश्य जानना चाहिए कि इस पुस्तक की रचना किन उद्देश्यों को लेकर के की गई है। इसे लिखने में इतिहासकार की सोच क्या रही होगी, उसने तथ्यों की व्याख्या किस तरीके से प्रस्तुत की है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 2 के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।